हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेज। तो पिछले लेक्चर में आपने बेसिक या कह लो मतलब 70% के करीब आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़ ली थी। आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में लगभग पता हो गया होगा कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस क्यों कहा और सिंक्रोनस मोटर कौन सी गति पे घूमती है, उसको उस गति पर लाने के लिए क्या किया जाता है, सेल्फ स्टार्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या विधियां हैं। अगर आपने उसके अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये आपने पढ़ा है, तो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 3 फेज की तो आपने वाइंडिंग फिर भी स्टेटर को दे दी, तो 3 फेज की आपने वाइंडिंग दे दी फिर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो कारण क्या है, वो सब चीजें आपने पढ़ ली थी। तो आज अपने इसकी एक्साइटेशन के बारे में पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, आर्मेचर करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज बेसिक है। तो आपको मैं पहले एक चीज बता दूं कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपने अल्टरनेटर जब पढ़े होंगे, आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी। एक तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर आर्मेचर। तो यहां से थोड़ा सा दिमाग में कुछ खटका ये कि आर्मेचर स्थिर है। आर्मेचर स्थिर है मतलब आर्मेचर तो घूमने वाली डिवाइस है ना, स्टेटर स्थिर होता है, आर्मेचर थोड़े स्थिर होता है। पर यहां मैंने आर्मेचर स्थिर लिखा का मतलब आर्मेचर की वाइंडिंग स्थिर होगी। आर्मेचर की वाइंडिंग स्थिर का मतलब कि जो वाइंडिंग मेरी आर्मेचर पर होगी, जो मेरी वाइंडिंग आर्मेचर पर होगी, उसको उठा के मैं किस पे कर दूंगा, स्टेटर पे। यानी कि स्टेटर जो होगा उस स्टेटर पे मैं क्या कर दूंगा, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर पे मैंने आर्मेचर वाइंडिंग कर दी। अब स्टेटर पर पहले जो वाइंडिंग होती थी वो कौन सी थी, फील्ड। तो फील्ड को मैं कहां कर दूंगा, रोटर पर। फील्ड को मैं कहां कर दूंगा, रोटर पर। तो मेरी एक कंडीशन पूरी होगी कि घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मेरे को चुंबकीय क्षेत्र को घुमाना था, तो घूमता हुआ कौन सा भाग था, मेरा घूमता हुआ रोटर भाग था। और मैंने रोटर पर कौन सी वाइंडिंग कर दी, मेरी फील्ड वाइंडिंग यानी कि क्षेत्र वाइंडिंग कर दी। तो मेरा फील्ड क्या था, घूमने लग गया। अब जब फील्ड घूमने लग गया तो यहां मैंने लिखा स्थिर आर्मेचर। तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रखना पड़ेगा ना। आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रखने के लिए मैं कहां करूंगा, स्टेटर पे तो करूंगा, क्योंकि स्टेटर ही एक ऐसा भाग है जो स्थिर रहता है। तो मैंने क्या किया, आर्मेचर की वाइंडिंग को किस पे कर दिया, स्टेटर पे। और जो मेरा फील्ड वाइंडिंग थी वो किस पे कर दी मैंने, रोटर पे। अब रोटर पे फील्ड वाइंडिंग कर दी, यानी कि फील्ड वाइंडिंग जिसको अपने एक्साइट किया जाता है अल्टरनेटर में भी, उसी को सेम टू कॉपी एक्साइट करना है। एक्साइट करना है तो ये तो सिंगल फेज की वाइंडिंग होती है एक तरीके से। इसके 2 टर्न है, आपको प्लस और माइनस, यानी कि 2 चाहिए तो आपको कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता। यानी कि आपको रोटर पे 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता। अब जो वाइंडिंग मेरी किस पे कर दी मैंने, आर्मेचर पे कर दी। तो आर्मेचर में मेरे को 3 फेज की वाइंडिंग है, तो मैंने स्टेटर पे कर दी 120 डिग्री के एंगल पे। तो आर्मेचर की वाइंडिंग जो स्टेटर पे किया, तो स्टेटर पे तो कोई स्लिप रिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटर तो ऑलरेडी स्थिर भाग है। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र और स्थिर आर्मेचर है, इतना दिमाग में रखना। तो अब बात करते हैं यार, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है उत्तेजना। देखो एक बात हमेशा याद रखना, सिंक्रोनस मोटर के अंदर उत्तेजना 3 प्रकार की होती है, सभी जानते हो कौन कौन सी। अंडर, ओवर, अंडर, और यहां आती है आपकी मीडियम, सामान्य, लेवल, एक ही बात है। यहां क्या आती है, ओवर। ओवर कह लो, अति कह लो। यानी कि यहां से आपको 3 चीज पता लगी, एक तो अंडर, एक होती है मीडियम, एक होती है ओवर। अंडर, मीडियम, ओवर, यानी कि 3 प्रकार की आप क्या देते हो, एक्साइटेशन देते हो। एक्साइटेशन का मतलब यह हुआ कि मान लो आपका 110 वोल्ट लेने वाले फील्ड वाइंडिंग है, आपकी फील्ड वाइंडिंग को आपने 110 वोल्ट देनी है। यदि आप 110 से कम दोगे तो अंडर एक्साइटेशन होगी, क्योंकि जितनी भूख लगी है तब तक बंदे को, जब तक जितनी भूख उतना खाना नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा, संतृप्त नहीं होगा। तो जब तक 110 वोल्ट वाले एग्जांपल मान लो, 110 वोल्ट वाला अपनी फील्ड वाइंडिंग है, उसे 110 नहीं मिलेगी, अंडर एक्साइट होगी। 110 पूरी मिल जाएगी, लेवल पे आ जाएगी। ज्यादा दे दोगे तो ओवर एक्साइट हो जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन देखो, ओवर एक्साइट किया, देखो हर चीज की अति तो माड़ी होती है, बुरी होती है, पर इसका एक बेनिफिट है। यहां पे बेनिफिट समझना क्या, इसको बोलोगे अति उत्तेजन,
ये हो गया मीडियम समान या लेवल, ये हो गया अंडर। अब इनका फायदा देखो, एक बात तो याद रखना, यहां पर एक चीज क्लियर कर लूं, एक्साइटेशन से किस किस बात पे निर्भर करेगा, उत्तेजना कम ज्यादा अगर आप करते हो तो किस किस बात पे निर्भर करेगा, पहले तो वो समझो। एक तो आपका ईबी, दूसरा आपका आर्मेचर करंट, तीसरा आपका पावर फैक्टर। आर्मेचर करंट, बैक ईएमएफ, पावर फैक्टर, और एक बात और जो आपकी क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन यानी कि आर्मेचर रिएक्शन, पावर फैक्टर और आपका आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ, इन चार चीजों में फर्क पड़ेगा कब, जब आप अपनी क्या है एक्साइटेशन वोल्टेज को या उत्तेजना को कम ज्यादा करोगे। अब बात करते हैं उत्तेजना को कम ज्यादा किस किस लेवल पे करेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो समझना क्या क्या कब होगा। देखो, जब अंडर एक्साइटेशन होती है, क्या होती है अंडर एक्साइटेशन, तो आपका ईबी का जो वैल्यू होता है वो सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है। जब बात करें मीडियम की तो आपका ईबी जो होता है वो आपके सप्लाई वोल्टेज के समान होता है। यहां बात करें तो यहां उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी, आपका ईबी ज्यादा और सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाता है, क्योंकि एक्साइटेशन ज्यादा कर दी, फील्ड ज्यादा करी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके वित्तकर्मानुपाती लेंथ के नियमानुसार क्या बढ़ जाएगी, बैक ईएमएफ बढ़ जाएगी। तो यहां ये कंडीशन याद रखना। सामान्य कंडीशन यानी कि अंडर एक्साइटेशन जितनी वोल्टेज चाहिए उससे कम दी तो बैक ईएमएफ ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा क्या होगी सप्लाई वोल्टेज। जब आप लेवल पे कर दोगे तो बैक ईएमएफ और वोल्टेज क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज बराबर। पर ओवर एक्साइट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ईबी का मान व्युत्क्रमानुपाती बढ़ जाएगा और सप्लाई वोल्टेज से क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ होगा, कम नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन याद रखना, इन दोनों में बहुत बार उलझ जाता है। जब तक ओवर एक्साइट नहीं होगी तब तक ईबी का मान मोटर में नहीं बढ़ेगा। बस सामान्य कंडीशन तो ये है ही कि आप अंडर रखते हो तो हमेशा क्या होता है, बैक ईएमएफ का मान कम ही होता है, वोल्टेज ज्यादा होती है, पर बराबर कब हो जाती है, जब मीडियम एक्साइटेशन होती है। यानी कि यहां एग्जांपल रेटेड वोल्टेज का मतलब मान लो 110 वाला है ना, तो यहां 110 मिलेगी पूरी, यहां 110 से ज्यादा मिलेगी, यहां 110 से कम मिलेगी। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं ईबी के बाद, तो जब अंडर एक्साइटेशन होगी तो पावर फैक्टर आपका होगा लैगिंग। क्या होगा, लैगिंग, यानी कि सामान्य गति है यार, मतलब सामान्य मोटर है, अंडर एक्साइटेशन कर दिया आपने उसको, यानी कि जितनी चाहिए उतनी नहीं दी तो पावर फैक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। लैगिंग पश्चगामी, लैगिंग मतलब पश्चगामी, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियम। मीडियम में क्या होता है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, मीडियम में आपका पावर फैक्टर इकाई हो जाता है। मीडियम एक्साइटेशन में आपका पावर फैक्टर इकाई हो जाता है, यानी कि यहां से एक बात और क्लियर होगी, यानी कि एक्साइटेशन का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी फील्ड करंट है, फील्ड करंट ही एक्साइटेशन है। मैं फील्ड करंट को भी तो बढ़ाऊंगा ना, जब आप एक्साइट कर रहे हो कम ज्यादा तो फील्ड करंट को भी बढ़ाते हो, कम ज्यादा करते हो तो क्या होता है, जब फील्ड करंट को मैं बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी दे दूंगा, संतृप्त अवस्था में आ जाएगी तो पावर फैक्टर इकाई आ जाएगा। जब क्या होगा कि जितनी चाहिए उतना नहीं मिलेगा, यानी अंडर होगा एक्साइटेशन, तो लैगिंग होगा। और जब ओवर एक्साइट हो जाएगा, क्या ओवर एक्साइट, तब इसका उल्टा, ये भी इसका उल्टा हो गया, यहां ये भी इसका उल्टा, जहां लैगिंग है यहां लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंडर एक्साइटेशन पे लैगिंग रहेगा, मीडियम पे इकाई हो जाएगा, ओवर पे लीडिंग हो जाएगा। यहां अग्रगामी, अग्रगामी इकाई, इसे पश्चगामी, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। अब बात करते हैं किसकी, पावर फैक्टर हो गया, ये हो गया बैक ईएमएफ। अब बात करते हैं आर्मेचर करंट की। आईए क्या होगा, आईए जब देखो, आईए का मतलब ये होगा आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट की तीन कंडीशन होगी। यहां पर क्या होगा, रेटेड, पहले यही देख लो, रेटेड का मतलब जितना चाह लेनी है ना, जितनी मोटर ने उतनी ले रहा है। यहां पर क्या हो जाएगी, उच्च, क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। यानी कि जब मोटर अंडर एक्साइटेशन होगी तो आपकी आर्मेचर करंट उच्च होगी, और जब आपकी क्या होगी, मीडियम एक्साइटेशन होगी तो आपकी आर्मेचर करंट रेटेड होगी, यानी जितनी चाहिए उतनी लेगा, यानी कि अपने
इसके मुकाबले कम कह सकते हैं और इसके मुकाबले पर सामान्य कह सकते हैं। सामान्य का मतलब जितनी चाहिए उतनी लेगा, कब? जब मोटर मीडियम यानी लेवल एक्साइटेशन होगी। अब बात करते हैं यहां, तो ये दो चीजों में तो उल्टा हो रहा था, पर यहां अब उल्टा नहीं होगा। यहां आर्मेचर करंट उच्च था, कब? जब अंडर एक्साइट थी। जब ओवर एक्साइट होगी तो उल्टा नहीं होगा, होगा क्या? उच्च ही होगा। होगा क्या? उच्च होगा। पर एक चीज और याद रखना, सुधरी हुई प्रकृति का होगा। सुधरी हुई प्रकृति से क्या अभिप्राय है कि यहां पर मेरा पावर फैक्टर क्या हो गया? लीडिंग हो गया। यहां मेरा पावर फैक्टर लैगिंग था। आप सभी जानते हैं लैगिंग और लीडिंग में करंट कहां कहां होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बैक ईएमएफ और आपका पावर फैक्टर और आपका आर्मेचर करंट, तीन चीज क्लियर होगी। रहेगी एक छोटी सी चीज, वो चीज समझने क्या होती है कि जब आपका अंडर एक्साइट होगा, जब आपका अंडर एक्साइटेशन होगा, तो आपके अंडर एक्साइटेशन में करंट का मान तो क्या है? उच्च है। ईबी का मान कम है। जब ईबी का मान कम है, करंट का उच्च है। जब इसका करंट का मान उच्च है तो क्या होगा? यहां पर मैग्नेटाइजिंग होगी। क्या होगी? मैग्नेटाइजिंग। आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो मैग्नेटाइज प्रकार का होगा। यहां पर दोनों बराबर आ गए, मीडियम लेवल हो गया। ये देखिए यहां लेवल हो गया तो यहां क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। देखो रटना नहीं है, समझना है। यहां पर दोनों बराबर आ गए, यहां कम था, कम था तो सिर्फ मैग्नेटाइजिंग हुई। जब जैसे ही इसका मान ईबी का बढ़ गया, जब ईबी का मान बढ़ा यानी कि यहां फ्लक्स कम था, सिर्फ मैग्नेटाइज हुआ। यहां पर ईबी का मान बढ़ गया, वोल्टेज के बराबर आ गया तो एक दूसरे के क्रॉस मैग्नेटाइज हो गया। यहां पर ईबी का मान और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि यहां सिर्फ बराबर हुआ था, यहां इससे भी बढ़ गया तो यहां क्या होगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत यानी डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये चीज दोबारा समझें। जब अंडर एक्साइट होगा तो आपका ईबी जो होगा वो कम होगा सप्लाई वोल्टेज से। जब मीडियम यानी लेवल एक्साइट होगा तो आपका ईबी सप्लाई वोल्टेज के सामान्य बराबर होगा। जब ओवर एक्साइट होगा तो ईबी बढ़ जाएगी, सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। पावर फैक्टर कब लैगिंग कब होगा? जब अंडर एक्साइट होगी तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। जब आपकी मीडियम या लेवल एक्साइट होगी तो पावर फैक्टर इकाई हो जाएगा। और जब आपकी ओवर एक्साइट हो जाएगी मोटर तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? सुधरी हुई प्रकृति, यानी कि लैगिंग का मतलब पश्चगामी, पर ओवर एक्साइट करते ही क्या हो जाएगा? अग्रगामी, जिसे अपने लीडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं आर्मेचर करंट की। तो जब क्या था, आपने अंडर एक्साइट की, एक्साइट अंडर की, वोल्टेज कम थी तो करंट इसने ज्यादा ऑब्जर्व किया, आर्मेचर करंट का मान ज्यादा था जब अंडर एक्साइट थी। सामान्य तौर पे सारी मोटरें ज्यादा करंट लेती हैं, सिंगल फेज 1.5 गुना लेती है, 3 फेज 5-7 गुना लेती है स्टार्टिंग का, तो वो आप सब समझते हो करंट तो हमेशा ज्यादा ही लेती है। पर यहां कंडीशन, जब मैंने उत्तेजना अंडर एक्साइट रखी तो करंट का मान उच्च था आर्मेचर करंट का। जब मैं मीडियम पे ले आया तो आर्मेचर करंट रेटेड लेने लगी, ज्यादा नहीं रेटेड लेने लगी। ज्यादा तो इसमें ले रही थी पर यहां रेटेड यानी कि सामान्य लेने लगी, इसके मुकाबले कम लेने लगी। पर अगर मैं यहां बात करूं तो यहां क्या हो गया? उच्च मान है, उच्च मान है। उच्च तो यहां भी था तो ओवर एक्साइट का क्या फायदा हुआ? ओवर एक्साइट का फायदा यह हुआ कि पहला पावर फैक्टर क्या हो गया? लीडिंग हो गया। और दूसरी बात क्या होगी कि आपका जो करंट था लीडिंग होने से सुधरी हुई प्रकृति का हो गया। यहां लैगिंग था, यहां लीडिंग हो गया। आप सभी समझते हैं कि तीन चीजें क्या क्या कैसे कैसे होंगी, इन्हें याद रखना। बात आती है क्रॉस इसमें आर्मेचर रिएक्शन में। तो जब आपका ईबी का मान कम है, सप्लाई वोल्टेज का मान ज्यादा है, तो सिर्फ आपका मैग्नेटाइज होगा। जो आपका आर्मेचर रिएक्शन है सिर्फ मैग्नेटाइजेशन होगा। जब आपका लेवल पे आ जाएगा दोनों ईबी और वोल्टेज तो क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा दोनों में। जब आ जाएगा क्या? ओवर एक्साइट, तो ईबी का मान ज्यादा हो जाएगा और वोल्टेज सप्लाई का मान कम हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो ये बात याद रखना, ईबी से प्रभाव पड़ा, कम था सिर्फ मैग्नेटाइज, बराबर आ गया क्रॉस मैग्नेटाइज, ज्यादा हो गया डीमैग्नेटाइज। तो ये चार बातें आपको 4-4-4 यानी कि 12 बातें आपको ये तो याद रखनी ही रखनी है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। अब बात करते हैं हम वी वक्र की, वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। वी वक्र क्या होता है? वी वक्र क्या होता है?
यानी कि वी वक्र जो होता है वो दो प्रकार का बनता है। कैसे? वी वक्र यहां वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। एक बात याद रखना, कौन से अक्ष पर क्या लिखूंगा ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, मेट्रो में भी पूछा गया है कि कौन से अक्ष पर क्या होगा। सामान्य सा क्वेश्चन है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते पर पूछ लिया जाता है। अगर अंदाजे लगते हैं तो कभी कार्रवाई हो जाती, कभी सिलेक्शन होते हैं। चक्कर यही होता है कि अपने जिस चीज का अंदाजा लगाते हैं ना वही चीज पूछ ली जाती है। तो ये आपका वी वक्र सीधा होगा, ये उल्टा होगा। अब सीधा उल्टा कैसे होगा देखना। जब मैंने क्या किया, एक्स वाई लिखे तो यहां पर एक चीज और लिख दूं, ये होगा फील्ड करंट। क्या होगा? फील्ड करंट। हमेशा याद रखना दोनों में यहां सेम ही आएगा फील्ड करंट। क्या आएगा? फील्ड करंट। अब पहले अपने बात करते हैं इसकी। सीधे में क्या होगा? सीधे में क्या होगा कि यहां आएगा आपका आर्मेचर करंट और यहां आपका आएगा कोस फाई। इसे कोस फाई, कई जगह कोस फाई, कई बार घुमाने के लिए कोस फाई की जगह आपको कपलिंग या युग्मक कोण भी दे दिया जाता है। तो याद रखना इसी अक्ष पे आएगा और यही सेम कंडीशन होगी। तो करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत ये होगी कि जब उत्तेजना, फील्ड करंट क्या है? उत्तेजना, एक्साइटेशन। याद रखना फील्ड को जो मैंने करंट दिया डीसी उत्तेजना के लिए। जब मेरी उत्तेजना मीडियम थी, यहां मीडियम होगी, सॉरी यहां लो होगी, यहां मीडियम होगी, यहां हाई हो जाएगी। यहां लो होगी, यहां मीडियम होगी और यहां हाई हो जाएगी। अब कैसे? मैं इस तरीके से इधर की ओर में बढ़ाता जा रहा हूं एक्साइटेशन को। सबसे पहले सीधे वी वक्र की बात करते हैं। तो सीधे में क्या होगा? जब मैंने एक्साइटेशन लो रखी तो मेरा करंट क्या था? हाई था। जैसे ही मैंने क्या रखी, एक्साइटेशन लो रखी, मेरा करंट हाई था। जैसे जैसे मैंने मीडियम यानी कि मीडियम लेवल एक्साइटेशन आई तो मेरा करंट क्या आ गया? सामान्य हो गया। यानी कि यहां ज्यादा था, धीरे धीरे कहां आ गया? सामान्य। यानी कि मेरा मीडियम जब मैंने एक्साइटेशन रखी लेवल पे तो मेरा करंट क्या हो गया? सामान्य हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके मुकाबले कम होगा, मतलब अंडर, जब अंडर एक्साइट थी उसके मुकाबले लेवल में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो गया कम। जब मैंने एक्साइटेशन बढ़ा दी, इधर की ओर लिखा हुआ था याद करो, जब मैंने, अगर नहीं याद तो पीछे करके देख लेना, जब मैंने क्या किया, एक्साइटेशन को हाई कर दिया, एक्साइटेशन को हाई कर दिया था, ओवर एक्साइट कर दिया था, तब भी आर्मेचर करंट का मान क्या था? ज्यादा था। तब भी आर्मेचर करंट का मान क्या था? ज्यादा था। यहां से आपको यह चीज क्लियर होगी। तीन कंडीशन, लेवल जब था यानी कि मीडियम जब था तो करंट का मान कम था, और जब लो एक्साइटेशन थी या ओवर एक्साइटेशन थी दोनों में ज्यादा था। यहां सुधरी हुई प्रकृति का होगा, बस इतनी बात में कंडीशन है, पर होगा तो ज्यादा ना। ये देखो होगा तो ज्यादा। तो ये किसके अंदर बढ़ेगा? पहली बात याद रखना, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बढ़ेगा। सीधा वक्र आर्मेचर और फील्ड करंट के बीच में बढ़ेगा। एक्स अक्ष पर फील्ड करंट आएगी, यहां भी एक्स अक्ष पर फील्ड करंट आएगी, और यहां वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट आएगा, पर यहां वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट नहीं, कोस फाई, कपलिंग या युग्मक एंगल आएगा। अब बात करते हैं यहां। तो यहां क्या था? यहां क्या था? ये आपका कोस फाई का एंगल है। अब कोस फाई कब, कैसे, क्या? जब मैंने लो रखी तो पावर फैक्टर क्या था? लैगिंग, कम था। धीरे धीरे मैंने मैग्नेट क्या बढ़ाया, अपना लेवल जो एक्साइटेशन का था वो बढ़ाया। तो जब मैं उसे अंडर से उठा के लेवल एक्साइटेशन पे ले आया तो मेरा पावर फैक्टर क्या हो गया था? इकाई हो गया था। क्या हो गया? इकाई हो गया। इकाई का मतलब मैक्सिमम। उसके बाद क्या था? मेरा एक्साइटेशन मैंने जब हाई कर दिया तो आपका वक्र फिर यहां आ गया। यानी कि ये पीछे पश्चगामी, इसको मैं कह सकता हूं लैगिंग, यहां इकाई और यहां लीडिंग। तो कहने का मतलब जब मैंने लो रखा पावर फैक्टर लैगिंग था, जैसे मैंने मीडियम एक्साइटेशन कर दी पावर फैक्टर उत्तम था, उच्च था यानी इकाई था। फिर मैंने जो अपनी एक्साइटेशन थी ओवर कर दी, ओवर अति उत्तेजना जब कर दी तो पावर फैक्टर मेरा क्या था? फिर कम था, पर लीडिंग था। क्या था? लीडिंग था, और यहां लैगिंग था। दोबारा समझे, जब मैंने लो एक्साइटेशन रखी तो मेरा आर्मेचर करंट उच्च था, मैंने एक्साइटेशन मीडियम या लेवल कर दी, करंट मेरा सामान्य हो गया, कम हो गया, और जब मैंने फिर उसी ओवर एक्साइट कर दी करंट मेरा फिर बढ़ गया। आई ए जब बढ़ गया ना, पर ये सुधरी हुई प्रकृति का था।
अगर मैं cos फाइव की बात करूं तो जब मैंने लेवल क्या रखा था, लो रखा था, लो में मेरा पावर फैक्टर कम यानी लैगिंग था। जैसे ही मैंने एक्साइटेशन को बढ़ा के मीडियम पर कर दिया, लो से उठा के मीडियम पर कर दिया, तो मीडियम पे क्या हो गया, इकाई पावर फैक्टर था, यानी कि इकाई था, ये समान है। और जब मैंने पावर फैक्टर आपकी एक्साइटेशन वोल्टेज को क्या कर दिया, ओवर एक्साइट, अति उत्तेजित, हाई एक्साइट कर दिया, तो आपका पावर फैक्टर फिर क्या था, कम था पर लीडिंग था, और यहां पर लैगिंग था। यानी कि यहां से आपको कुछ चीजें पता लगी, क्या वो चीजें समझना, क्या सीधा उल्टा, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई। तो सीधे वक्र में जब मैंने लो रखा तो ये आई ए और एफ ए के मध्य बनेगा, ये आपका एफ ए और कोस फाइव के मध्य बनेगा। तो जब अपने सीधे की बात करते हैं तो यहां करंट का मान क्या था, ज्यादा। जब मैंने लो ऑक्साइड रखी तो करंट का मान ज्यादा, मीडियम रखी तो कम या समान। और यहां क्या हो गया, जब मैंने हाई रख दी तो फिर ज्यादा हो गया, पर सुधरी हुई प्रकृति का। जब मैंने लो रखा तो पावर फैक्टर क्या था, लैगिंग यानी कि कम। जब मैंने इसको मीडियम कर दिया तो पावर फैक्टर इकाई हो गया, यानी कि यूनिटी। और जब मैंने हाई कर दिया तो पावर फैक्टर क्या हो गया, लीडिंग, पर था तो कम ही ना, लीडिंग। तो ये आपको 6 कंडीशन हमेशा याद रखनी है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टोरक की। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, पर देखना जरूर अगर इच्छा हो तो टोरक की बात करें तो टोरक क्या है, टोरक क्या होता है। टोरक देखो, टोरक का मतलब ये हो गया कि जो अपना रोटेटिंग टोरक होता है, अपने रोटेटिंग की बात करेंगे क्योंकि मोटर घूमती है, तो अक्ष के चारों ओर जो गति घुमाने में बल लगता है, अक्ष के चारों ओर जो बल लगता है उसे टोरक बोलते हो, क्योंकि ये एक अक्ष के ही चारों ओर घूमती है, ठीक है। देखो आप सीधा कहीं जा रहे हो तो उस पर एक सीधा बल लगेगा, ठीक है। कोणीय वेग यानी बल बहुत प्रकार के हो सकते हैं, टोरक बहुत प्रकार के, पर अपने इस बल की बात करें बल आघूर्ण है, आघूर्ण का मतलब रोटेशनल, ठीक है। टोरक क्या होता है, F इंटू आर होता है, फोर्स यानी न्यूटन मीटर, यानी कि यहां से न्यूटन मीटर, ये पता होना चाहिए, या इसे आप जूल भी कह सकते हैं। तो ये चीज अगर न्यूटन मीटर या जूल भी कह सकते हैं। यहां पर जो होगा वो 3 प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। एक तो हो गया परिवर्तन चल या पुल आउट पुल इन, यहां पुल इन पुल आउट, ये आपका स्टार्टिंग का होगा, ये रनिंग, ठीक है। अंतः इसे निकाय, इसे अंतः या निक, ठीक है। तो कहने का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग टॉर्क, चल यानी कि रनिंग, तो रनिंग टॉर्क, पुल इन का मतलब अंतः, और पुल आउट का मतलब निकाय, ठीक है, टॉर्क। तो ये 4 प्रकार का टॉर्क का समझना क्या होगा। परिवर्तन टॉर्क, परिवर्तन टॉर्क तो स्टार्टिंग 0 ही होता है जी, स्टार्टिंग टॉर्क तो 0 ही होता है। अगर स्टार्टिंग के बाद रनिंग की बात करूं तो रनिंग टॉर्क आपका जो होता है, किसी भी, आपको मैंने 3 फेज में दोबारा बता दूंगा, पर आप जल्दी से समझना कि जो रनिंग टॉर्क होता है ना, रनिंग का मतलब रोटर, रोटर अपने को क्या देता है, आउटपुट जो देता है वो एन आर देता है, पर इनपुट उसे क्या जाती है, इनपुट तो एन एस जाती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड जाती है ना, तो 2 पाई एन एस टी, टी जब बाहर आ जाएगा तो अपने ये कह सकते हैं यानी कि अपने सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, बी एच पी इंटू 735.5 अपॉन 2 पाई एन। ये 2 पाई एन आपका कहां आ गया, नीचे आ गया, टी आपका यहां आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला रनिंग का ये होगा। अब सोचोगे जी पुल इन पुल आउट क्या है, तो जब
जब दोनों मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग होने के बाद जो बल लगता है, यानी कि सिक्रोनिज्म, सिक्रोनिज्म का मतलब रोटर और स्टेटर का इंटरलॉक होना, तो उसे सिक्रोनिज्म कहते हैं। जब अपना रोटर सिक्रोनिज्म में आता है तो आने के लिए जो बल लगता है उसे पुल इन कहते हैं, यानी सिक्रोनिज्म में आ गया। और जब ओवरलोड हो जाता है या किसी कारणवश क्या होता है, जो उसका बल है एक ऐसा बल लगता है, यानी कि आपका सिक्रोनिज्म जब टूटता है, सिक्रोनिज्म टूटने से जो बल लगने वाला है उसे अपने क्या बोलते हैं, पुल आउट टॉर्क। पुल इन सिक्रोनिज्म में लाया, पुल आउट सिक्रोनिज्म से दूर ले गया। सिक्रोनिज्म का मतलब हो गया एनएस का एनआर पर आना, तो ये पुल इन लाएगा और ये बाहर। तो ये दो कंडीशन है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो टॉर्क तीन अवस्थाएं, परिवर्तन जिसे स्टार्टिंग बोलते हैं, चल यानी रनिंग बोलते हैं, पुल इन यानी कि अंतः टॉर्क बोलते हैं, पुल आउट यानी निकाय टॉर्क बोलते हैं। निकाय का मतलब आउट होता है। तो क्या होता है परिवर्तन में, स्टार्टिंग टॉर्क तो 0 ही है, चल यानी कि रनिंग अवस्था में ये फॉर्मूला होगा bhp × 735.5 × 2πn। अगर मान लो मिनट या सेकंड का चक्कर हो तो आपको पता ही है 60 से करना है। और बाकी पुल इन यानी कि एनएस और एनआर, सिक्रोनिज्म में लाने वाला बल पुल इन होता है और निकालने वाला पुल आउट टॉर्क होता है, पुल आउट। कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो अपनी थी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको एक चीज और याद रखनी है, इंडक्शन मोटर, ये होगी सिंक्रोनस मोटर। ये होगी इंडक्शन मोटर, ये होगी सिंक्रोनस मोटर। अब बात करते हैं दोनों में अंतर की। तो अंतर समझना, देखो इंडक्शन मोटर का एसटी स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, पर सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0। यहां अगर बात करें स्लिप की, तो इसकी 2 से 5% तक होती है, इसकी क्या होती है 0। ये हमेशा एनआर इसका क्या होता है, कम होता है, एनएस ज्यादा होता है। पर यहां क्या होगा, एनएस बराबर होगा एनआर के। यहां पर स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन कह लो या गति नियमन कह लो, गति नियमन और स्पीड रेगुलेशन एक है। यहां स्पीड रेगुलेशन होता है, यहां नहीं होता, क्योंकि नो लोड से फुल लोड तक कोई स्पीड में फर्क पड़ता ही नहीं है। इसमें तो फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी गति भार पर परिवर्तित हो सकती है, इसकी नहीं होगी, रुक जाएगी पर गति में भार परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी स्पीड कंट्रोल हो सकती है, इसकी स्पीड कंट्रोल अपने नहीं करते। एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी से अपने इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर से, पर जो चीज नहीं हो सकती सामान्य तौर पे उसे काउंट नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करके कर सकते हैं, पर पोलो की दिशा कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहां तक याद रखना है। ये कुछ इसमें समानताएं हैं, इनको याद रखना है। तो अब एक बात और, अब रह गया अपना ऑटो सिंक्रोनस मोटर। छोटा सा टॉपिक है, 10-1 मिनट का, इसे भी समझना क्या होता है। आपने ऑटो सिंक्रोनस मोटर अपनी हो चुकी है, अब बात कर रहे हैं अपने ऑटो सिंक्रोनस मोटर की। ऑटो सिंक्रोनस मोटर की कंडीशन ये होती है, स्टार्टिंग तो होगी स्लिप रिंग, स्टार्टिंग होगी स्लिप रिंग मोटर की भांति। कहने का मतलब ये आपकी मोटर पे 3 स्लिप रिंग होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, इन 3 स्लिप रिंग से क्या जोड़ दोगे, यहां पर रेजिस्टेंस। तो जब आप इसको क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यहां पर आपने 3 फेज की सप्लाई दे दी, तो स्टार्टिंग में तो 3 आप रेजिस्टेंस को जैसे अपने स्लिप रिंग मोटर को चलाते हैं ना, सेम एज पर कंडीशन स्लिप रिंग मोटर की भांति ये चलेगी। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी मोटर, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो आप क्या करोगे,
स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर एक प्लंजर लगा होता है, प्लंजर को खींचते ही ये रेजिस्टेंस हट जाते हैं। रेजिस्टेंस हटने के बाद आपकी जो डीसी सप्लाई होती है, जो आपने एक्साइटेशन के लिए रखी है, अब उसको जोड़ना है। यानी कि वो प्लंजर जब हट जाता है तो वो इस स्लिप रिंगों के साथ जुड़ जाता है। कैसे? इनके टर्मिनल तो 2 हैं, इनके 3 हैं, तो आप कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी 2 टर्मिनल को शॉर्ट करके एक दे सकते हो, एक पे एक दे सकते हो। कहने का मतलब यहां इस तरीके से प्लंजर लगे होते हैं। जब प्लंजर को इधर करते हो तो क्या होता है, डीसी जुड़ जाती है, और इधर की अवस्था में तो स्लिप रिंग के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा ही रहता है। तो याद रखना, ऑटो सिंक्रोनस मोटर में यही कंडीशन होती है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। चेंजिंग एक ही है कि स्लिप रिंग की जो संख्या है वो अपने 3 होगी, बस बात इतनी है। क्या होगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो प्लंजर को जब पीछे की ओर खींचोगे तो वो रेजिस्टेंस हट जाएंगे, और क्या होगा, आपकी स्लिप रिंग्स के साथ बैटरी जो है वो जुड़ जाएगी, यानी कि आपका जो सोर्स है डीसी का वो जुड़ जाएगा। मिलते ही यहाँ फिक्स पोल बनेंगे, और इंटरलॉकिंग होने के बाद एनएस और एनआर सेम कंडीशन पे चले लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ऑटो सिंक्रोनस मोटर में 3 स्लिप रिंग होगी, और स्टार्टिंग में किसकी भांति कार्य करेगी, स्लिप रिंग मोटर की भांति, और रनिंग अवस्था में रेजिस्टेंस हट जाएंगे और क्या जुड़ जाएगी, बैटरी जुड़ जाएगी। यहीं से आपके रोटर को डीसी मिल जाएगी। तो ये कंडीशन है एक ऑटो सिंक्रोनस मोटर की। तो स्टार्टिंग टॉर्क, गति नियमन, इन सब चीजों का पता लग गया होगा आपको। तो अब एक कंडीशन और, कई बार क्वेश्चन में आपको वैद्युतिक डिग्री और यांत्रिक डिग्री के बारे में पूछा जाता है। तो यांत्रिक डिग्री तो हमेशा 360 फिक्स होती है, 360 से ऊपर नहीं हो सकती, 360 से ऊपर नहीं हो सकती। पर अपने बात करते हैं वैद्युतिक डिग्री की, ये फिक्स नहीं होती। तो वैद्युतिक डिग्री निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है 180 इंटू पोल कर दो, जितने पोल दिए उसको 180 से इंटू कर दो। कई बार क्या होता है, मैकेनिकल आपको डिग्री दी जाती है कि एक पोल में इतनी मैकेनिकल डिग्री है, इलेक्ट्रिकल ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, 180 इंटू पोल करके और नीचे 360 से भाग कर दोगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल देके मैकेनिकल पूछे, मैकेनिकल देके इलेक्ट्रिकल पूछे, तो आप इस कंडीशन से कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी सिंक्रोनस मोटर जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। रही बात इसके शॉर्ट क्वेश्चन की, हुआ तो किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हो सके तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है। ये बात तो पहले कहनी चाहिए थी, चलो ठीक है, जो देख रहा होगा उसे पता लग जाएगा कि पहले भी कहना ही चाहिए था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।